हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे मैं एग्जाम क्वालिटी में आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे 10,000 क्वेश्चन की 10,000 क्वेश्चन प्लस ही रहने वाले हैं। इसकी सीरीज चल रही है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। और अभी हमारा एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है। एंशियंट हिस्ट्री में आज हमारा 7 चैप्टर है, गुप्त एवं हर्षवर्धन काल, ठीक है ना, गुप्त साम्राज्य का। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हैं। और एक क्वेश्चन से जितना इन्फॉर्मेशन निकलेगा हम वो निकालेंगे, ठीक है बच्चे। तो वीडियो को शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन में उसका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप तो उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट आंसर देते जाओ। विश्वविद्यालय जो गुप्त युग में मशहूर हो गया था तो कौन सा था? कांची, तक्षशिला, बल्लवी या नालंदा? तो वो था बच्चे नालंदा, ठीक है ना। गुप्त वंश के शासक किसने बनाया था? एक कुमार गुप्त महेंद्र आदित्य ने, कुमार गुप्त महेंद्र आदित्य ने। और ये कहाँ पे बच्चे? बिहार में। और विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी इसकी, और जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। और इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। क्लियर बच्चे? तो एक चीज और ध्यान रखना कि बख्तियार खिलजी ने इसे लूट लिया था, इसमें लूट मचा दी थी। और इसके पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में उसने आग लगा दी थी, ठीक है, जो भारतीय इतिहास की एक अमूल्य धरोहर थी। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पहला के नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य ने करी थी, ठीक है ना। ये किसके लिए फेमस है? बौद्ध धर्म शिक्षा के लिए फेमस था, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है? तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है, ठीक है ना। और इसमें की लूट मचाई थी वो बख्तियार खिलजी ने मचाई थी, और इसकी पुस्तक लाइब्रेरी में आग लगा दी थी। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है बच्चे फटाफट। बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट का बताना है तो आप सभी जानते हो बाणभट्ट किसके थे? हर्षवर्धन के थे, ठीक है। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ठीक है ना। स्वयं विद्वान और विद्या प्रेमी होने के साथ साथ हर्षवर्धन विद्वानों का उदार संरक्षक भी था, ठीक है ना। और बाणभट्ट की 2 पुस्तकें कौन सी? एक तो हर्षचरित और एक कादम्बरी, बहुत बार पूछी जाती है। एक हर्षचरित है और एक कादम्बरी है, दोनों पुस्तक याद रखनी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो सभी जानते होंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त राजवंश का राजा था। इनका जो कार्यकाल था समुद्रगुप्त का, वो था बच्चे 335 ईस्वी से लेकर 376 ईस्वी तक, ठीक है। और समुद्रगुप्त भारतवर्ष का महान शासक था जो अपने जीवन काल में कभी भी पराजित नहीं हुआ था। ये एक ऐसा राजा था जो अपने जीवन में कभी भी पराजित नहीं हुआ था, समुद्रगुप्त। इसीलिए भारत का इसे नेपोलियन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र था, विशेषतः किसके लिए? मैंने अभी बोला था, इसे क्या बोला जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है इसको। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे बच्चे? बिहार में है। कहाँ पे? ये बिहार में। तो किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए। एक चीज याद रखना, एक चीनी यात्री आया था फायान, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। और हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। और इतिसिंह भी आया था। सब ये किसकी? बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में रुचि रखते थे, जो शिक्षा ही लेने आए थे। काफी टाइम तक ये रहे भी थे। और हेनसांग के समय में ना नालंदा विश्वविद्यालय का जो अध्यक्ष था वो था शीलभद्र, ठीक है ना। हेनसांग के टाइम में, ठीक है, हेनसांग के टाइम में जो था नालंदा विश्वविद्यालय का जो अध्यक्ष था वो था शीलभद्र था। और आपको पता ही होगा हेनसांग किसके टाइम में आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट आंसर कर दो बच्चे। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो वो उस बुक को किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर करना। किसकी उपलब्धियों को इलाहाबाद शिलालेखों में वर्णन किया गया है? तो वो किसकी बच्चे? समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की, ठीक है ना। इलाहाबाद के जो शिलालेखों को क्या दूसरा नाम क्या है उनका? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है ना। इलाहाबाद शिलालेख का जो दूसरा नाम है वो है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और इनकी रचना जो करी थी वो हरिसेन ने करी थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? हरिसेन ने करी थी, ठीक है ना, हरिसेन ने।
और बच्चे इतना ध्यान रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के 100 युद्धों का नायक कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि में तथा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और प्रशस्ति की प्रारंभिक और अंतिम पंक्तियां क्रम से क्या हैं, पदात्मक होने के कारण यह संस्कृत की चंपू शैली का एक सुंदर उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। किस गुप्त शासक के कार्यकाल में चीनी यात्री फायान आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और हेनसांग किसके में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो फायान एक चीनी यात्री था जो भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है ना। फायान ने 399 से लेकर, ठीक है ना, फायान ने 399 से लेकर 414 तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। फायान 15 वर्षों के भारत भ्रमण में गंधार, तक्षशिला, पेशावर आदि स्थानों का भ्रमण किया इसमें इस समय की सुव्यवस्था, समृद्धि, सहिष्णुता आदि की जानकारी भी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करना फटाफट। इनमें से कौन सा कथन गुप्त वंश के बारे में सही नहीं है? तो पहला देखते हैं, वे मुख्यतः भारत के उत्तर और मध्य क्षेत्र में शासन करते थे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, विशेषता शासक वंशागत ही होता था और उत्तराधिकारी हमेशा बड़ा पुत्र होता था, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ विद्वानों के कहने में छोटे को भी उत्तराधिकारी बना सकते थे, बड़े को भी बना सकते थे। ठीक है। तीसरा, न्यायिक व्यवस्था पूर्व समय की अपेक्षा ज्यादा सशक्त थी और डी में क्या, भूकर ज्यादा और व्यापार एवं वाणिज्य कर कम था, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कवि कालिदास किस, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो बच्चे ये रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो कवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। ठीक है ना, ध्यान रखना है, इनके बारे में बता देता हूँ कुछ। तो कवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 नवरत्नों में से मतलब एक थे। ठीक है। कालिदास के प्रमुख काव्य ग्रंथ भी हैं, जैसे रघुवंशम, बच्चे नोट कर लेना। पहला काव्य ग्रंथ कौन सा? रघुवंशम। दूसरा है कुमार संभव। तीसरा है मेघदूत। ठीक है, मेघदूत, ऋतु संहारम। और नाटक की बात करूं तो इनके नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, मालविका गिनमित्र दूसरा, और विक्रमोर्वशीय। ठीक है। और रचनाओं के कारण कालिदास की गणना विश्व के, इनकी रचनाओं के कारण ना कालिदास की जो रचना करी जाती है विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों और नाटककारों में होती है। संस्कृत साहित्य के 6 महाकाव्य में कालिदास के 3 काव्य शामिल हैं। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है ना, संस्कृत के 6 महाकाव्य हैं और 6 में से 3 इनके हैं, तो इसलिए इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो भारत का शेक्सपियर किसे बोला जाता है? तो कालिदास को बोला जाता है बच्चे। ठीक है, मैंने आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। कालिदास किसके टाइम पीरियड में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के में। ठीक है, इनके काव्य पूछे जाते हैं तो रघुवंशम, कुमारसंभव, मेघदूतम, ऋतु संहारम। और नाटक भी पूछे जाते हैं, नाटक है इनके अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकार्जुन और विक्रमोर्वशीय। ठीक है, और बच्चे ये ध्यान रखेंगे, और विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों और नाटककारों में इनकी गिनती होती है। संस्कृत साहित्य के 6 महाकाव्य, उनमें से कालिदास के 3 शामिल हैं। ठीक है, इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय मैंने अभी बताया था कौन सा था? नालंदा था। ठीक है, नालंदा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की जो ख्याति है ना पूरे विश्व में दूर दूर तक फैली हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्म के साथ साथ राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। और मैंने बताया था बख्तियार खिलजी ने नालंदा को ध्वस्त किया था और संस्कृत धार्मिक ग्रंथ को जला दिया था, जो प्राचीन भारतीय के इतिहास की धरोहर थी। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी को आंसर करना है, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो हर्ष का दरबारी कवि कौन था बच्चे? बाणभट्ट था। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और हेनसांग भी हर्षवर्धन के टाइम में आया था। स्वयं विद्वान और विद्या प्रेमी होने के साथ साथ कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, और उदास रक्षक भी था। इसमें बाणभट्ट के साथ साथ मयूर और
मातंग दिवाकर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बाणभट्ट ने, मैंने बताया था, 2 पुस्तक लिखी थी इन्होंने, एक तो कादम्बरी, एक हर्षचरित्र लिखी थी। कौन सी? हर्षचरित्र लिखी थी बच्चे, इतना ध्यान रखना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट आंसर। 12 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसके द्वारा गुप्त युग आरंभ हुआ? किसके द्वारा गुप्त युग आरंभ हुआ? तो श्रीगुप्त के, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक एवं पहला शासक भी माना जाता है। और इनका जो टाइम पीरियड था वो ज़्यादा नहीं, 10 साल का था, 240 से लेकर 250 ईस्वी तक। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है सभी को। इसमें क्या कर रहा है, गुप्त वंश प्रसिद्ध था, किसके लिए था? कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ध्यान रहे, गुप्त वंश का जो शासन था, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश का जो शासन चला है उसे भारतीय इतिहास का क्या बोला जाता है? स्वर्ण काल बोला जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है, स्वर्ण काल। आज मैं ज़्यादा तेज नहीं पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे। गुप्त वंश का जब प्रारंभ हुआ था 240 ईस्वी से हुआ था। इसमें जो पहले शासक को श्रीगुप्त से हुआ था। ठीक है ना। इस वंश में और भी आए थे, जैसे चंद्रगुप्त आ गया, समुद्रगुप्त आ गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, स्कंदगुप्त जैसे प्रतापी सम्राट हुए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान सम्राट था जिसके काल में भारत में विद्या, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, कला एवं निर्माण कला में अभूतपूर्व प्रगति की। धन्य धान्य से भरपूर यह देश सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। ठीक है ना, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। क्लियर है। चीनी यात्री जो फायान था ना, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में आया था, उसकी जो राजधानी पाटलिपुत्र को विश्व का सबसे समृद्ध नगर बताया था उसने। जो चीनी यात्री आया था फायान, इसी के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसने पाटलिपुत्र को ना, जो राजधानी थी इनकी, तो पाटलिपुत्र को विश्व का सबसे समृद्ध नगर बताया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये भी ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण भी हुआ था। कई बार पूछा गया है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। या पूछ लेगा किस वंश में हुआ था, तो गुप्त वंश में हुआ था। क्लियर है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेशन अच्छा लग रहा है तो बच्चे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। शासक की बात हो रही है, किसकी हो रही बच्चे? शासक की बात हो रही है। तो मैंने कहा था हर्षवर्धन था। ठीक है ना। ये बौद्ध का संस्कृत का महान, ये अच्छा था, लेखक था, विद्वान भी था, और इसीलिए विद्वानों को संरक्षक भी देता था। ठीक है, इतना क्लियर है। हर्षवर्धन एक संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। इसने 3 नाटक, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इसके 3 नाटक पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना। कौन सा? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और इसे साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है। और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्ष ने कश्मीर शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करना है बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी, कौन सी थी? वो थी संस्कृत थी। कौन सी होती थी? संस्कृत होती है। ठीक है ना। गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा संस्कृत थी। कला और साहित्य विकास की दृष्टि से गुप्त काल के भारतीय इतिहास का क्लासिकी युग अथवा स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है ना। गुप्त वंश को क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग बोला जाता है। सीधा सीधा याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाले राजा कौन थे? ठीक है, तो भैया कौन थे? समुद्रगुप्त, जो हम पहले बात कर चुके हैं। समुद्रगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। गुप्त साम्राज्य जो बढ़ा था तो समुद्रगुप्त ने बढ़ाया था उसे। ठीक है ना। उत्तर भारत में आर्यावर्त तक और 9 शासक तथा दक्षिण भारत में 12 शासकों को पराजित करा था। उसे विंसेंट स्मिथ ने क्या बोला था? उसे भारत का नेपोलियन बोला था। तो भारत का नेपोलियन नाम किसने दिया था? विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे बोला था? समुद्रगुप्त को बोला था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करना बच्चे फटाफट। गुप्त राजाओं जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, तो वो कौन था बच्चे? चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। इसके द्वारा ग्रहण की गई अन्य उपाधियां भी हैं, जैसे विक्रमांक, ठीक है ना,
परम भागवत, और इसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम क्या हो गए? विक्रमादित्य हो गया, देवगुप्त हो गया, देवराज हो गया, देवश्री, और इसे उपाधि कौन सी मिली थी? विक्रमांक और परम भागवत मिली थी। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन का ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करना है। गुप्त शासक काल के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था बच्चे? तो वो कौन था? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, खगोल शास्त्री थे। ठीक है ना, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है ना, विक्रमादित्य के समकालीन थे, उनके टाइम पीरियड में थे। इसने 10 गीतिका आर्यभट्टीय ग्रंथों की रचना भी की है, और पाई के मान को अधिक सुनिश्चित किया है। पाई का मान आप सभी जानते हो 22/7 होता है, यानी कि 3.14। इन्होंने ही से सुनिश्चित किया था। किसने? पाई के मान को सुनिश्चित करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट। और इनकी 10 गीतिका और आर्यभट्टी ग्रंथों की रचना की है, और पाई के मान को अधिक सुनिश्चित किया है। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। और भारत का जो पहला उपग्रह का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था, आर्यभट्ट। कब रखा गया था बच्चे? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट विक्रमादित्य के समकालीन थे, ठीक है ना, और गणितज्ञ, खगोल शास्त्री थे। ठीक है, और दूसरी बात, 10 गीतिका आर्यभट्टी ग्रंथों की रचना की, और पाई का मान 22/7 यानी 3.14 इन्होंने सुनिश्चित करा था। और इन्होंने बताया था पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और भारत का पहला उपग्रह का नाम इन्हीं के नाम पे है, आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 में रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करना है बच्चे। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वो कौन था? कौन था बच्चे? आक्रमण करने से रोका था, स्कंदगुप्त था। ठीक है ना, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हूणों का आक्रमण को रोका। हूणों पर स्कंदगुप्त की सफलता गुणगान जूनागढ़ के जो अभिलेख हैं उसमें मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है इसमें? गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वो गुप्त जो संवत स्थापित करा गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है ना, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत 319-20 में ईस्वी में प्रारंभ किया था, और गुप्त संवत और तथा शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चे, शक संवत कब स्टार्ट हुआ था? 78 में, और ये कब? 319 में। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 241 सालों का अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करना है आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो आप सभी जानते हो किसके जारी करे गए थे बच्चे? सोना के। ठीक है ना, गोल्ड के। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया गया, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के के लिए सर्वाधिक सोने देखो शुद्ध सोने के सिक्के के लिए तो कुषाण फेमस था। सर्वाधिक सिक्के के लिए, स्वर्ण मुद्राओं के लिए गुप्त काल फेमस था। सबसे पहले चलाने वाले इंडो ग्रीक थे। ठीक है ना, और शीशे के सिक्के कहाँ किसने चलाए थे? सातवाहनों ने चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, बरामिहिर क्या था? बरामिहिर क्या था बच्चे? इसका आंसर करना है सभी को। तो ये क्या थे? एक खगोलज्ञ थे। ठीक है ना, क्या थे? खगोलज्ञ थे। तो बरामिहिर 5वीं 6ठी शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। बरामिहिर ने अपनी पंच सिद्धांतिका में सबसे पहले बताया कि आयनास का मान 50.32 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है कि आयनास का मान किसने दिया? तो आयनास का मान दिया था बरामिहिर ने, और इसका मान कितना होता है? 50.32 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, ये पूछा गया था। और इन्होंने त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए थे बच्चे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करना है। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किनके दर्शाते हैं बच्चे? गुप्तों के दर्शाते हैं।
ठीक है ना। गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त था, भारत का नेपोलियन जिसे बोला जाता था, जो मुद्राएं होती ना उसके टाइम पीरियड में, तो उसे बीड़ा बजाते हुए उन मुद्राओं पर दिखाया गया है, तो उसे संगीत प्रेमी होने का सूचक भी है, उसे कविराज की संज्ञा भी दी जाती है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, और उसे कविराज की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, फटाफट आंसर। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैं अभी बात कर चुका था, किसने करा था? आर्यभट्ट ने करा था। ठीक है बच्चे, शून्य का आविष्कार किसने करा था? आर्यभट्ट ने करा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, लिच्छवी दोहित्री किससे कहते हैं? तो लिच्छवी दोहित्री कहते हैं बच्चे समुद्रगुप्त को। कविराज समुद्रगुप्त को बोलते हैं, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं, संगीत प्रेमी समुद्रगुप्त को बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसकी माता कुमार देवी एक लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है ना। तो लिच्छवी दोहित्र मतलब, लिच्छवी दोहित्री का मतलब होता है मतलब लिच्छवी का बेटा। तो इनकी माता का नाम लिच्छवी था, तो उनका बेटा कौन हो गया? समुद्रगुप्त। इसे कविराज की संज्ञा भी दी जाती है और संगीत प्रेमी और भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। गेट इट एवरीवन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 पे बच्चे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। गुप्त काल शासक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो वो होता है बच्चे रुपए का। रुपए का मतलब होता है रूपक। क्या होता है इसका मतलब? रूपक होता है। ठीक है, रूपक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में एक चांदी रजत का सिक्का जारी किया गया, जिससे रुपए का या रूपक बोला जाता था। ठीक है ना, चंद्रगुप्त के टाइम में क्या चांदी का सिक्का जारी किया गया, जिसे रुपए या रूपक बोला जाता था। ठीक है बच्चे, तो आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है आपको। ठीक है ना। अगर आप चाहते हो इसी टाइप से आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज मिले, तो ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। और बच्चे अगला जो हम 7 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, सारी वीडियो देखिएगा, शेयर करिएगा। और अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा चैप्टर 8 रहेगा, संगम युग एवं दक्षिण भारत के साम्राज्य रहेंगे बच्चे। ठीक है ना। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।